रुक्मणी जी, आप कुछ कमजोर सी दिखाई पड़ रही है। क्या समय से फल और दूध लेना बंद कर दिया है? छत पर कपड़े पसार कर लौटती हुई रुक्मणी जी को हांफते हुए देखकर किशोर जी ने पूछा। नहीं, ले तो रही हूँ, अब तो उम्र हो गई है हमारी, अब ये सारी तकलीफें तो लगी ही रहेंगी। रुक्मणी जी ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, मगर दिल में एक दर्द सा उठ गया। अब वह किशोर जी को क्या बताती कि इधर कुछ दिनों से उन्हें फल और दूध नहीं दिया जा रहा है। कभी दूध की खीर बन जाती थी तो कभी कस्टर्ड। रात को पीने के लिए दूध बच ही नहीं रहा था। एक हफ्ते का फल भी 3 से 4 दिनों में ही खत्म हो जा रहा था। किशोर जी और रुक्मणी जी दोनों ही शुगर के मरीज हैं। अभी पिछले महीने ही रुक्मणी जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो डॉक्टर ने दवाई के साथ साथ पौष्टिक आहार लेने को भी कहा था। इस कारण घर में दूध और फल ज्यादा लाने को कहा गया था। किशोर जी और रुक्मणी जी के 2 बेटे थे और दोनों की शादी हो चुकी थी। रिटायरमेंट लेते ही किशोर जी ने अपने दोनों बेटों का बंटवारा कर दिया था। ऊपर का हिस्सा 2 भागों में बांटा था, तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को एक एक भाग दे दिया था और नीचे के हिस्से में वो खुद ही अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे। लेकिन खाना खाने और बनाने के लिए दोनों बहुओं को नीचे सास ससुर के ही हिस्से में आना पड़ता था। खाना बनाने की जिम्मेदारी दोनों बहुओं ने बांट कर रखी थी। सुबह का खाना बड़ी बहू तो रात का खाना छोटी बहू बनाती थी। इसी तरह घर का राशन भी बारी बारी से दोनों बेटे ही भरते थे। रिटायरमेंट से पहले ज्यादातर बाहर के काम किशोर जी ही किया करते थे और रसोई घर में रुक्मणी जी की ही चलती थी। लेकिन किशोर जी ने अपने रिटायरमेंट के साथ साथ रुक्मणी जी को भी रसोई घर से रिटायरमेंट दिलवा ही दी थी। एक दिन रुक्मणी जी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो किशोर जी ने कहा कि वो रात का दूध हल्दी डालकर बना लाते हैं। रसोई घर में देखा तो वहां दूध खत्म हो चुका था। उन्हें एक बार को तो बहुत गुस्सा आया कि इतना सारा दूध आखिर खत्म कैसे हो गया। फ्रिज खोलकर देखा तो फ्रिज में भी 2-4 फल ही बचे थे, जबकि अभी हफ्ते के पूरे 4 दिन बाकी थे। वापस आकर रुक्मणी जी को बोला, दूध तो खत्म हो गया है, आप ये फल खा लीजिए। अगली सुबह जब बड़ी बहू खाना बनाने के लिए आई तो किशोर जी ने उससे पूछा कि कल रात को दूध खत्म हो गया था, अगर दूध कम पड़ रहा हो तो मैं और मंगवा लूं। बड़ी बहू घबरा गई और बोलने लगी, उसका काम तो सुबह ही खत्म हो जाता है, इसलिए उसे नहीं पता। छोटी बहू से पूछने पर उसने भी कुछ ऐसा ही उत्तर दिया। शाम को किशोर जी को सोच मग्न देखकर रुक्मणी जी ने कारण पूछा तो उल्टा किशोर जी पूछ बैठे, आप बताइए, घर में कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जो मैं नहीं जानता, आपको मेरी कसम। रुक्मणी जी मना करने वाली थी, मगर कसम की बात सुनकर खामोश हो गई। मन में कुछ दिनों पहले की घटना जीवंत हो उठी। बहुओं की कही बातें कानों में गूंजने लगी। अरे, इन बुड्ढे बुड्ढी को खाने पीने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है, बंटवारा करके भी इन लोगों के हिसाब से ही चलो। बड़ी बहू ने तलखी से कहा, अरे राशन मुफ्त का तो आता नहीं, मगर इन्हें तो बस हमेशा 56 भोग की पड़ी रहती है। कभी पकौड़े की फरमाइश तो कभी नमकीन की। शुगर के मरीज तो कितना कम और नपा तुला खाते हैं, मगर इन्हें देखो, दूध और फल तो चाहिए ही। बुड्ढे ने तो बुढ़िया को भी कोई काम करने से मना कर रखा है। बस सारा दिन रसोई घर में हम खपे और वो आराम से बैठे हुक्म चलाए। छोटी बहू भी कहां पीछे रहने वाली थी। ये सब सुनकर रुक्मणी जी की आंखों में आंसू आ गए थे। कारण सिर्फ ये नहीं था कि बहुएं असम्मानजनक भाषा का प्रयोग कर रही थी, बल्कि ये था कि बजाय उन्हें समझाने के, दोनों बेटे वहीं बैठे चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। अब कसम देने के बाद मन में उपाहपोह की स्थिति थी कि किशोर जी को बताए या ना बताए। बताइए रुक्मणी जी, क्या बात है, कहाँ खो गई आप? कुछ भी तो नहीं, आप यूं ही परेशान हो रहे हैं। माँ आखिर माँ ही होती है, बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालने वाली। यही रुक्मणी जी ने भी किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, वो एक ना एक दिन बाहर जरूर आता है। और ऐसा ही हुआ। एक दिन किशोर जी कटहल ले आए और बहू को देते हुए कहा कि इसकी सब्जी खाए काफी दिन हो गए हैं, तो आज यही बना लो। सैर से वापस आ रहा था तो बगल के शर्मा ने दिया है। बहू ने अनमने मन से कटहल ले लिया। अरे जीजी, ये कटहल कहाँ से ले आई? छोटी बहू ने पूछा। और कहाँ से? आज बुड्ढे को कटहल की सब्जी खाने का शौक चढ़ा है तो ले आए। अब इसे बनाने में मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी। ये नहीं कि ये सब फरमाइशें अपनी पत्नी से करे, बंटवारा करके भी हमें तो नौकर बना रखा है। उन बुड्ढों को तो बस आराम करना है। छोटी, चल थोड़ी मेरी मदद कर दे। ना ना ना, कल रात मैंने लौकी के कोफ्ते बनाए थे, आज तो आप ही संभालिए। ये कहकर छोटी बहू जैसे ही जाने के लिए मुड़ी तो सामने किशोर जी को देखकर
ठिठक कर रुक गई। किशोर जी का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उनकी आंखें लाल हो रही थी। बैठक में जाकर आवाज देकर उन्होंने अपने बेटों और साथ में बहू को भी बुलाया। आज तक मैंने जिंदगी में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं, लेकिन कभी भी मैं अपने किए हुए फैसलों पर पछताया नहीं हूं। मगर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने घर को जोड़ने की कोशिश करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली और मेरा आंशिक बंटवारे का फैसला गलत था। मैंने सोचा था कि बच्चों को अलग अलग कर दूं तो उनका अपना पर्सनल स्पेस बचा रहेगा, लेकिन साथ में अगर पूरा परिवार एक साथ खाना बनाए और खाए तो रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। इस कारण ही मैंने रसोई घर का बंटवारा नहीं किया था, क्योंकि रिश्ते तो रसोई घर में ही पकते हैं। लेकिन मेरा ये सोचना बिल्कुल ही गलत था। आज दोनों बहुओं की बातों को सुनकर मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है। इधर रुक्मणी जी ने किशोर जी को शांत करने की कोशिश की और कहा कि जाने दीजिए, घर में छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती है। नहीं रुक्मणी जी, शायद आपको इन सब बातों का पहले से पता था और आप उस पर पर्दा डाल रही थी, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगा। अभी भी मैं इतना सक्षम हूँ कि अपना और अपनी पत्नी का अच्छे तरीके से ख्याल रख सकता हूँ। ऐसा क्या हो गया बाबूजी जो आप इतना गुस्सा हो रहे हैं? बेटों ने पूछा। ये तो तुम बाद में अपनी बीवियों से पूछ लेना कि हमें किन किन नामों से संबोधित किया जाता है। पहले तुम लोग मेरी बात सुनो। आज मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ और रसोई घर का बंटवारा भी कर रहा हूँ। आज से तुम दोनों अपना अपना रसोई अपने अपने घर के हिस्से में ही बनाना और हमारी चिंता करना छोड़ दो। मैं अभी इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ कि अपनी बीमार पत्नी की सेवा ना कर सकूं, और मेरा पेंशन हमारे खर्चे के लिए काफी होगा। मैंने सोचा था कि हम सब एक साथ रहेंगे, लेकिन शायद तुम लोगों को अपने माँ बाप की छोटी छोटी खुशियां भी भारी लगने लगी है। आज मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारी माँ को मैं जब भी पूछता था कि फल और दूध लिया कि नहीं, तो वो टाल क्यों जाती थी। जिस माँ ने जिंदगी भर तुम लोगों की फरमाइशें और जिद को पूरा किया है, आज इस वक्त तुम लोगों के पास उनके लिए दूध और फल के भी पैसे नहीं है। अगर ऐसी बात थी तो मुझसे कहा होता, मैं खरीद कर ला देता। उनकी बातों को दोनों बहुएं सर झुकाए सुन रही थी। आखिर गलती तो उन्हीं की थी और उनकी इस गलती में साथ दिया किशोर जी के बेटों ने। किशोर जी रुक्मणी जी को लेकर अपने कमरे में चले गए। अपनी जीवन संगिनी के आंखों में आंसू देखकर किशोर जी ने कहा, आप रोती क्यों है? मैं हूं ना, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूं। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? आपने क्या महसूस किया? आपके दिल से क्या आ रहा है? प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक आपने कर दिया है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आपका हर एक लाइक, हर एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है ऐसी ही कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए। तो ये सिलसिला बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। साथ ही हमारी हर वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना न भूले। धन्यवाद।